नमस्कार, मैं पंकज कुमार। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पे अपनी उपलब्धि बताई, लेकिन सवाल कई है। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथा स्थान हो गया है, महिला सशक्तिकरण में, उद्योग में, शिक्षा में। उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड का जिक्र किया है, लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में 11 साल से है, बिहार में 2005 से नीतीश कुमार के साथ कुछ अपवाद को छोड़ के सरकार यहाँ पे कायम है। बावजूद इसके बिहार अभी भी देश का सबसे गरीब राज्य है। जो सरकार चली 11 साल उसको हो गए हैं, वो सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार रही, देश हित में काम करने वाली सरकार रही। इस सरकार की क्या विशेषताएं रही, वो डिटेल में हम आपको एक प्रेस नोट के जरिए भी बताएंगे, आंकड़ों के माध्यम से। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं था कि पहले कोई योजनाएं नहीं थी। योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। ये दो महत्वपूर्ण शब्द मैं यूज कर रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास से पहले भी कोई आवास बनाने की योजना थी, राशि कम होती थी और समय ज्यादा लगता था। जब पीएम आवास आया तो राशि बढ़ गई, स्केल बढ़ गया और पूरा होने का समय भी कम हो गया, जल्दी काम पूरा हुआ तो स्पीड भी बढ़ गई। तो स्केल और स्पीड हर योजनाओं में बनाने वाली ये सरकार रही। आप किसी योजना को उठाओ, गरीब इन सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रहा। योजना चाहे आप पीएम आवास की उठा लें, चाहे शौचालय की उठा लें, चाहे आप आयुष्मान भारत की उठा लें, चाहे आप इनकम टैक्स रिलीफ की उठा लें, चाहे जीएसटी कलेक्शन की उठा लें, कोई भी योजना, उसमें केंद्र बिंदु गरीब रहा है, गरीब का उत्थान हुआ है। इसलिए इन 11 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं हमें, आईएमएफ के आंकड़े भी बता रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है और वो हर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। बिहार अभी भी देश का सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। पलायन बदस्तूर जारी है, बेरोजगारी उसी तरह से है, भ्रष्टाचार चरम पे है और सबसे विडंबना ये है कि आज जब देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर है, तो फिर ये कैसी चौथी अर्थव्यवस्था है जिसमें आप जनता को 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो भारत भले विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन जो मानव विकास सूचकांक है उसमें वो हमेशा 130 से ऊपर रहती है, 134 के आसपास रहती है। जो यहाँ पे हंगर इंडेक्स है, जो भूख सूचकांक है, उसमें भारत विश्व के 117 देशों में इसका स्थान आता है। भ्रष्टाचार में भारत लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसका रिपोर्ट आ रहा है। जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो लगातार कम होते जा रही है और 100 स्थान पार कर चुकी है। तो चाहे दक्षिण भारत में रह रहे हैं, चाहे पूर्वी भारत में रह रहे हैं, चाहे पश्चिमी भारत में रह रहे हैं, हर आदमी के को लगा है कि ये जो मोदी जी की योजना है उससे मुझे कहीं न कहीं लाभ है। होलिस्टिक अप्रोच,
अब आप आ जाइए, अगर रोड की कोई योजना पहले भी रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं रही है, लेकिन भारतमाला जैसी तो योजना मोदी जी लेके आए। आपका सी पोर्ट विकास की योजना पहले भी रही होगी, लेकिन सागरमाला जैसी योजना तो मोदी जी लेकर के आए। एयरपोर्ट हमारे यहाँ 74 थे, आज दुगने से भी ज्यादा हो गए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जो स्पीड बढ़ी और स्केल बढ़ा, ये मोदी जी के इस पीरियड में बढ़ा। और गरीब आदमी उड़ान के माध्यम से हवाई जहाज का सफर करने लगा, सक्षम हुआ, ये मोदी जी के कालखंड में ही हुआ। तो सारी योजनाओं का सार ये है कि मोदी जी ने स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई। सारे निर्णय देश हित में, होलिस्टिक अप्रोच रखी, साइलोज में निर्णय नहीं लिए। अगर कोई निर्णय लेना है और उसका इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, उसको अगर हम देखेंगे नहीं तो कई बार हम शिलान्यास कर देंगे और 20 साल, 15 साल, 25 साल तक हम उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। ये कालखंड भी देश ने देखा है। लेकिन मोदी जी के कालखंड में क्या है, शिलान्यास भी मोदी जी करते हैं और उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। ये चेंज है। वर्क कल्चर भी चेंज हुई। काम करने के जो वर्क कल्चर थी ऊपर और सब जगह सब स्तर पे, वो चेंज किए मोदी जी। मोदी जी ने कहा कि देश हित में निर्णय लेना है, होलिस्टिक अप्रोच में सोचना है, अलग से कोई सोचेगा नहीं। और उसकी मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री प्रगति के माध्यम से मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह की मॉनिटरिंग पहले नहीं थी। जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो लगातार कम होते जा रही है और 100 स्थान पार कर चुकी है। तो इस तरह से जितने इंडिकेटर हैं, जो मौलिक इंडिकेटर हैं, जो परचेजिंग पावर है, वो दिन ब दिन घट रहा है। देश में असमानता बढ़ रही है। जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो धनी है वो धनी हो रहा है। यदि आप महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए तो, और ये जो मेघवाल जी कहते हैं कि महिला के लिए यहाँ चुनाव में उनको आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसकी सीमा तय नहीं है। अभी आप देखिए लोकसभा में, बिहार विधानसभा में कितनी महिलाओं की भागीदारी है। 9 से 11% के आसपास महिला भागीदारी है, जबकि वो 50% है। और इस तरह से आप महिला कुपोषण में देखिए, बिहार में, बिहार की 65 से 70% महिला कुपोषित है। उसी तरह से जो बाल कुपोषण है वो 3 में से 1 बच्चा कुपोषित है। आप ही का नीति आयोग है और यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नीति आयोग कहती है बिहार में हर दूसरा व्यक्ति गरीब है। तो जो यहाँ पे राज्य में भी और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके जो ये बेसिक समस्या है यहाँ पलायन का, रोजगार का, महंगाई का, वो बदस्तूर जारी है। का गठन भी मोदी जी के कालखंड में होता है। तो मेरा आज की प्रेस लेने का विषय यही है कि आप देखेंगे कि जीएसटी जैसी संस्था का विकास और उसका जन्म और उसका विकास, जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था का मोदी जी के कालखंड में हुआ। ये फेडरल स्ट्रक्चर का बेहतरीन एक नमूना पेश किया है देश के सामने कि इसमें सब राज्यों के वित्त मंत्री एक साथ बैठ करके निर्णय लेते हैं और सर्वसम्मति से लेते हैं। अभी तक कोई जीएसटी की दर बढ़ाने का निर्णय बहुमत से नहीं लिया गया। किसी की जीएसटी कम करनी है, रेट कम करनी है, वो निर्णय भी बहुमत से नहीं लिया गया। तो ये कितनी बड़ी बात है जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर में मजबूती देखते हैं, वो भी जीएसटी जैसी संस्था, जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था के गठन के बाद हम देख पा रहे हैं। योजना आयोग जैसी संस्था को समाप्त करके नीति आयोग लाना और राज्यों को उनके प्लेटफॉर्म पर उनके सुझाव लेना और उनके अनुसार नीतियां बनाना। और नीतियां भी एक नहीं, 100 से अधिक नीतियां बनाई है मोदी जी ने, हर सेक्टर में बनाई है। चाहे महिला उत्थान का विषय हो और उसको और आगे लेके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वुमन इंपावरमेंट था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा वुमन इंपावरमेंट से हम वुमन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो
वर्षों से जो अटका मामला था महिला रिजर्वेशन का, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने नाम दिया, वो मोदी जी के कालखंड में ही पास होता है। आप देखिए सुधारों में अगर हम देखेंगे तो वर्षों से अटके सुधार इस मोदी जी के कालखंड में, 11 साल के कालखंड में होता है। तो जो यहाँ पे राज्य में भी और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके जो ये बेसिक समस्या है यहाँ पलायन का, रोजगार का, महंगाई का, वो बदस्तूर जारी है। बिहार में बाढ़ की समस्या हो या सुखाड़ की समस्या हो, उसका समाधान नहीं हुआ है। सड़क बन गई है और उसी सड़क से आदमी तेजी से पलायन कर रहे हैं। आप यदि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखिए तो देश आज पहली बार अलग थलग पड़ गया है। कूटनीति लेवल पे, कूटनीति के लिहाज से हम संपूर्ण विश्व में अलग हो गए हैं। हम आज पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वो आतंकवाद विरोधी कमेटी बना है, उसका अध्यक्ष होना हमारी कहीं न कहीं कूटनीति असफलता दर्शाती है। और जो अर्जुन राम मेघवाल अपने अलग अलग योजना का उल्लेख करते हैं, आयुष्मान कार्ड का, महिला सशक्तिकरण का, राष्ट्र की सुरक्षा का, सस्ती स्वास्थ्य सुविधा का, भारत एक कह रहे हैं कि आर्थिक महाशक्ति बन गया है। तो यदि आप बेरोजगारी या जो इनकम है या प्रति व्यक्ति आय है, उसको नापने का पैमाना जैसे हम घटा देंगे, गरीबी रेखा से लोग वैसे ऊपर आ जाएंगे। समाप्त होती है, विरासत और विकास का संगम होता है, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम छलांग भी लगाते हैं। इकोनॉमी की साइज भी बढ़ती है। हम इकोनॉमी के क्षेत्र में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं होते हैं, इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच से निर्णय लेने पे ही संभव है। हमने कोविड का कालखंड भी इस पीरियड में देखा। कोविड के बाद दुनिया के दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था से उबर ही नहीं पाए और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई। ये सटीक निर्णय लेने की जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है, देश हित में निर्णय लेने की जो क्षमता है और गरीब उनके केंद्र बिंदु में है, इसलिए हम ये जो 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रूप में हमें मिले हैं, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित ये 11 साल हैं। इसके लिए आज की ये प्रेस वार्ता है। तो ये आप सवाल ये है कि आप पैमाना कैसा बनाते हैं। यदि स्वास्थ्य के इंडिकेटर को एक सिर्फ जोड़ दिया जाता है, पोषण के इंडिकेटर को जोड़ दिया जाता है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक में 117वां स्थान पा जाते हैं। तो ये भारत ये कैसा आर्थिक महाशक्ति है जहां गरीब गरीब हो रहा है और धनी धनी हो रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो देखने वाली है कि यहाँ बिहार में भी और सेंट्रल में भी एक मजबूत सरकार होने के बावजूद जो बुनियादी समस्या है वो महज आंकड़ों में तो अच्छा दिखता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत वो बयां नहीं करती है। वो जितनी योजना है, सरकार का नल जल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसका ज़मीनी हकीकत क्या है उसको आप जाके देखिए। जो नल जल योजना है, नल है जल नहीं है। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस स्वास्थ्य बीमा योजना में आप खराब हॉस्पिटल और डॉक्टर के बिना वो महज कागज़ का टुकड़ा और चुनावी वादा रह गया है। और जनता अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए बिहार से पलायन करती है, 5 किलो अनाज पे निर्भर है और सरकार अपने दावों में, अपने वादों में एक घोषणा करती है कि हम महाशक्ति बन गए हैं। की योजना भी इस मोदी जी के कालखंड में आई है। ये क्यों आई कि कोई राज्य है वो देश के पैरामीटर के अनुसार नहीं चल रहा है, तो पता लगाया अभी क्यों नहीं चल रहा है, तो पता चला उस राज्य में वो जो जिला है वो पिछड़ रहा है। किस में पिछड़ रहा है? एमएमआर में पिछड़ रहा है, आईएमआर में पिछड़ रहा है, सीएमआर में पिछड़ रहा है, पोषण में पिछड़ रहा है। वहां बच्चे जो जन्मते हैं उनकी हाइट को लेकर के दिक्कत है, वेट को लेकर के दिक्कत है। तो ये अध्ययन किया गया कि ये जो चल रही योजनाएं हैं इनको हम बेहतर कोऑर्डिनेशन तरीके से उस आकांक्षी जिले में कैसे लागू कर सकते हैं। इसलिए आकांक्षी जिले जैसी कल्पना
नरेंद्र मोदी जी ने सोची और आई, और उसके बाद आकांक्षी जिलों में काम भी तेजी से हो रहा है। आपने कुछ बताया। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।